बिंदुओं के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है उसकी ब्रीफिंग के संबंध में, जिसमें किसान सम्मान निधि के बारे में बात होगी और खरीफ गोष्ठी जो जून में सभी 18 मंडलों को कवर करते हुए की गई थी, उसमें जो पॉइंट्स जिले में किसानों ने बताए थे, लगभग 140 के आसपास पॉइंट्स थे अलग अलग विभागों के। उनके संबंध में गन्ना मंत्री जी, वन मंत्री जी, उद्यान, इनसे संबंधित भी पॉइंट्स थे जिनकी कल समीक्षा माननीय कृषि मंत्री जी ने की थी उन विभागों के माननीय मंत्रीगण की उपस्थिति में। तो उसके बारे में भी जो निर्देश दिए गए हैं कि उन खरीफ गोष्ठी में जो सुझाव और शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें महीने भर के अंदर एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसका निराकरण किया जाए। तो इन्हीं बिंदुओं के ऊपर एक प्रेस गोष्ठी है। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से आपको संबोधित करने के लिए। माननीय मंत्री जी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि एवं कृषि शिक्षा के एसीएस श्री डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी मीडिया के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, हमारे बीच में जैसा कृषि उत्पादन आयुक्त और हमारे एसीएस यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में स्वीडन वर्ल्ड वाटर वीक के भीतर के कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए 7 दिवसीय यात्रा पर गए थे और पिछले 75 वर्षों में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने जो एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर हैं उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किए हैं वो अपने में एक कीर्तिमान है। खासतौर पर पिछले 5 साल के भीतर व्यापक उपलब्धियां हमारी रही हैं, उनकी प्रस्तुति उन्होंने यहाँ पर दिया। स्वीडन के भीतर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को और कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किए जाने के लिए भी उन्होंने आमंत्रित किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसका प्रेजेंटेशन वहां पर किया है। इसके लिए मैं इनको अपनी ओर से बधाई देता हूं। कल हम लोगों ने जून और जुलाई महीने में खरीफ गोष्ठी के भीतर एक राज्य स्तरीय गोष्ठी हुई थी और 6 मंडलों के भीतर हुई थी। हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त सभी गोष्ठियों के भीतर गए थे और वहां पर किसानों के द्वारा जो सुझाव या उनके कठिनाइयों के संदर्भ में जो चर्चा की गई, कृषि और अन्य सहवर्ती विभाग की, उन सबको हम लोगों ने ये लाए थे और उसको कैटेगराइज किया हर डिपार्टमेंट के हिसाब से और उसमें से महत्वपूर्ण 124 सुझावों के ऊपर कल विभिन्न विभागों की जिनकी चर्चा अभी एपीसी साहब ने किया है, जिसमें विशेष रूप से पशुपालन, गन्ना एवं चीनी, ऊर्जा, जल विकास, जल शक्ति और मत्स्य विभाग से संबंधित इन सभी सुझावों पर कल हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जो है वो विचार किए थे और उसमें जो किसानों की कठिनाइयां हैं उनके निवारण के लिए जो आसानी से हम कर सकते हैं, सभी संबंधित विभागों को उसके लिए निर्देशित किए गए हैं। कुछ जगहों पर फर्टिलाइजर रेक के लिए बात कही गई थी, कुछ जगहों पर आंवला
को वन उपज से कृषि उपज में शामिल किए जाने की बात हुई है। कुछ स्थानों पर एमएसपी के खरीद के संदर्भ में चर्चा थी। तो इन सब चीजों का तो हम लोग विभागीय स्तर पर उसका समाधान निकाल रहे हैं और जल्दी ही आंवला को हम वन उपज से निकाल करके कृषि उपज में शामिल कर देंगे, जिससे कि हमारे किसानों को उससे बहुत बड़ा हित होगा। और एक पॉइंट के लिए रेल मंत्रालय को हम भेज रहे हैं और अलग से हम दलहन के फसल के लिए भी मिनी किट, निःशुल्क मिनी किट दिए जाएं। उसके लिए जल्दी ही हम कैबिनेट के भीतर अपना नोट लाने वाले हैं और इस पर भी आजकल में एपीसी साहब से मेरी चर्चा हो करके और उस संदर्भ में, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि 2 करोड़ हम नर्सरी उगा करके किसानों को उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ में उनको सब्जियों के मिनी किट भी देंगे। इन सब की व्यवस्था हम लोग आने वाले दिन में करने वाले हैं। ये वर्तमान अवर्षण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने जो कदम उठा रही है उसके बारे में आपके सामने एक मैंने बात रखी है। प्राकृतिक खेती के ऊपर, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार उसके ऊपर बल दिया गया है। अभी 9 सितंबर शनिवार को हम लोग कानपुर शहर के एक गांव में, शहर से वो 20-25 किलोमीटर दूर है, उसका डिटेल आपको अभी बता दिया जाता है। उसमें 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसके भीतर 4 मंडलों के प्राकृतिक खेती करने वाले, नमामि गंगे के भीतर गंगा माँ के किनारे के जो 5 किलोमीटर के परिधि के गांव हैं उनके किसानों का, और परंपरागत जैविक खेती जो चल रही थी, परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत जैविक खेती, ऐसे सारे किसानों का एक वहां पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे मुख्य सचिव भी उस कार्यशाला के भीतर रहेंगे, हमारे एसीएस साहब भी रहेंगे। वहां पर ड्रोन का भी डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे कम लागत में ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल करके हम कैसे लागत को कम कर सकें और पैदावार को बढ़ा सकें, इस दृष्टि से वहां पर इसका डेमो किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त इस सितंबर महीने में अपेक्षित है कि सितंबर के अंत तक भारत सरकार उसके बारे में घोषित करेगी। इस बार उन्होंने यह अनिवार्य किया है कि भू लेखों के साथ उनका सत्यापन करके पोर्टल पर उसको अपलोड होना चाहिए। पिछले 3 महीने में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर के हम लोगों ने उसको कैटेगराइज करने का काम किया है और उन्हें चिन्हित किया है। भारत सरकार से हमको 2 करोड़ 25 लाख किसानों की सूची मिली थी, जिनको पीएम किसान के पोर्टल पर समय समय पर हम लोगों ने भेजे थे। उसमें से 21 लाख ऐसे किसान पाए गए जो अपात्र किसान हैं, पूर्णतया वो अपात्र हैं। कुल हाँ, हम आपको दे देते हैं, इसका प्रेस नोट आपको मिल जाएगा। देखिए 21 लाख 21 लाख वास्तविक किसानों की संख्या 2 करोड़ 65 लाख है। उसमें से अभी तक कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने मिलकर के 1 करोड़ 71 लाख किसानों को लगभग 65% के करीब इस कार्य को पूरा कर लिया है और युद्ध स्तर पर प्रयास करके पिछले 2 महीने के भीतर उनके भू लेखों के अंकन की भी कार्रवाई हम लोगों ने किया है, जिसमें 1 करोड़ 62 लाख किसानों के भू अभिलेखों के साथ सत्यापन करके उसको पोर्टल पर अपलोड किया गया है। 1 करोड़ 62 का डाटा मिल गया है, जिसमें से 1 करोड़ 51 लाख किसानों का डाटा अपलोड कर दिया गया है। इस जो पहले की सूची जो अपात्र पाए गए हैं उसमें से मृतक किसानों की संख्या 47,000 के करीब है, 4.7 लाख है और
विहीन किसानों की संख्या 4.5 लाख है। ये 1000 होंगे, 47,000 और 45,000 नहीं, वो 1000 होंगे, उन्होंने गलत प्रिंट कर दिया है। वो 47,000 और 45,000 लगभग 1 लाख के करीब ऐसे संख्या होगी। हम आपको प्रेस नोट दिलवा देते हैं ना, उसको ठीक करके करेक्ट करके दे दीजिए। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने ये कहा है कि 12वीं किस्त जिसका भूलेख पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा उनको ही ये पेंशन पहुंच सकेगी। हम लोग युद्ध स्तर पर सभी तहसीलों के भीतर हमारे कृषि विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर के इस कार्य को संपन्न किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मुख्य सचिव ने और एपीसी साहब ने और एसीएस साहब ने समय समय पर जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में वीसी करके उनको ये आगाह भी किया है कि इस काम को पूरा किया जाए। ये अंतिम तारीख 9 सितंबर है भूलेख के पोर्टल पर अपलोड किए जाने का। तो हमारे पास जो डाटा आ गए हैं वो लगभग हमारे पास 11 लाख डाटा ऐसे हैं जो अभी नहीं हो पाए हैं। वो आजकल में वो अंकित हम कर देंगे तो वो 1,62,00,000 संख्या हो जाएगी। और जो नए डाटा आ रहे हैं उनको भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 9 सितंबर तक उसको पूरा कर लिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा प्रदेश के किसान भाइयों को कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि सभी पात्र किसान जो अपने को सत्यापित कर ले रहे हैं उनको हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनको उनके खातों तक पहुंचा दें। तो अपील मैं ये करना चाहता हूं कि किसान भाइयों से कि वो इस समाचार को जानने के बाद ये जो आगे 3 दिन हमारे पास बचा हुआ है उसके भीतर अपने अभिलेखों को आकर के वो पोर्टल पर लोड करा देंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई उनको नहीं रह जाएगी और उनके खातों में वो धनराशि पहुंच जाएगी। हाँ बताया तो उस दिन भी मैंने बताया था, आप लोगों ने छापा नहीं इस बात को। तीसरी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद कृषि विज्ञान केंद्रों को सक्षम बनाए जाने की दृष्टि से हमारे प्रदेश के भीतर 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और इन 89 कृषि विज्ञान केंद्रों पर पिछले 5 सालों में हम लोगों ने 200 करोड़ रुपया उनको स्वीकृत करके ये प्रयास किया है कि उनको मॉडल कृषि कल्याण केंद्र के रूप में बनाएं और किसानों के गतिविधि के केंद्र उनको वैज्ञानिक तरीके से और तकनीकी तरीके से कैसे खेती हो
नई वैरायटी का कैसे उनको जानकारी हो, उनके तौर तरीकों की जानकारी हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने उसको व्यवस्थित करने का काम किया है। मुझे आपको ये बताने में प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश का एक कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती पहली बार भारत सरकार के ग्रेडिंग में वो स्वीकार हुआ और उसको तीसरे नंबर का अवार्ड, पूरे देश भर में लगभग 450 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उसमें से उसको अवार्ड मिला है। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसी प्रकार से आउटलुक मैगजीन ने देश के ख्यात प्राप्त वैज्ञानिकों के माध्यम से एक सर्वे कराया है और उस सर्वे के भीतर हमारा बाराबंकी का हैदरगढ़ जो केवीके है वह बेस्ट केवीके अवार्ड के रूप से उसको सम्मानित किया जाना है। 14 तारीख को उसका इंटीमेशन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। यह भी एक हमारा कैसे कृषि क्षेत्र में हम अपनी संस्थाओं को मजबूत करते हुए और किसानों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, वह उसका एक पुष्ट उदाहरण इसी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में है। 10 सितंबर रविवार को इन सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्रों का 3 दिवसीय वर्कशॉप मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय के भीतर आयोजित किया गया है, जिसमें पिछले 1 वर्ष की प्रगति की समीक्षा और अगले वर्ष की कार्य योजना, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उसका डेमो, मौसम संबंधी सूचना, IMRD डिपार्टमेंट के IMD डिपार्टमेंट के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जलवायु परिवर्तन की स्थिति पर फसलों पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं प्रतिकूल, उसके भीतर वैकल्पिक फसल हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट रेसिलिएंट खेती कैसे की जाई जा सकती है, इन सभी चीजों पर गहन मंथन होने वाला है। इसका उद्घाटन में मैं रहूंगा। 3 दिन चलेगा, तो हमारे APC साहब भी और हमारे ACS साहब भी समय समय पर उसके भीतर उपस्थित होंगे और इनका भी उसके भीतर मार्गदर्शन इनका प्राप्त होगा। जो ग्रेजुएशन हुआ और ये आउटलुक में जो अवार्ड दिया जाएगा, उसमें हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री जी उसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। नास कॉम्प्लेक्स जो ICR का है, वहां पर उसको ये कार्यक्रम का आयोजन 14 तारीख को है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी भी उपस्थित हैं और चेयरपर्सन अशोक दलवई हैं, जो CO नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी कर रहे हैं। जो जूरी रही है, उस जूरी के कुछ लोगों का नाम आपके सामने रखता हूँ मैं। वो अशोक दलवई जो CO नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर के वो डायरेक्टर रहे हैं। प्रोफेसर राम बदन सिंह निवर्तमान, वो एक जाने माने वैज्ञानिक है और पद्म विभूषण अवार्ड से उनको दिया गया हुआ है। वो डायरेक्टर साउथ वो रहे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल के वाइस चांसलर और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो ICR का है, उसके वो चेयरपर्सन रहे हैं। प्रमोद कुमार जोशी डायरेक्टर साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इसके वो डायरेक्टर हैं, वो उसके एक मजदूरी के मेंबर रहे हैं। मैं इसलिए नाम ये बता रहा हूँ कि ये सभी कृषि क्षेत्र के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं और उनके द्वारा हमारे किसी KVK का सिलेक्शन, संदीप कुमार नायक ये IAS अधिकारी हैं और DG नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल के ये आज भी डायरेक्टर जनरल हैं। साथ में दीनानाथ ठाकुर, ये सरकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन 5 लोगों का पूरे देश भर के KVK का सर्वेक्षण किया गया, जिसके भीतर इनका बेस्ट KVK का अवार्ड हमारे उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। इतनी बातें मुझे रखनी थी। इसके अतिरिक्त हमारे APC साहब और कुछ बातों को देवेश जी जोड़ेंगे। जब इनका हो जाता है तो आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा आपको।
मैं सिर्फ 2-3 बातें जोड़ना चाहूँगा जो कल की बैठक में डिस्कस हुआ था सभी मंत्रीगण के साथ। एक, जो हमारे यहाँ से चावल का एक्सपोर्ट होता है उसमें अभी वर्तमान व्यवस्था में बासमती चावल जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें कई तरह के प्रजातियों को मिलाया जाता है, यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, फिर जम्मू कश्मीर, इनके अलग अलग वैरायटीज़ को एक रेशियो में मिला के फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उसमें अभी तक जो व्यवस्था है कि अगर पंजाब हरियाणा से धान लाकर यहाँ चावल बनाया जाता है तो वहाँ उन्होंने मंडी टैक्स दी है, तो यहाँ भी 1.5% मंडी टैक्स देना पड़ता है। जबकि पंजाब और हरियाणा का व्यापारी अगर यूपी से धान को खरीद के वहाँ ले जाता है तो यूपी में 1.5% मंडी टैक्स है, पंजाब हरियाणा में 4% है। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ से धान लिया है तो 1.5% देते हैं, फिर वहाँ 4% नहीं देते हैं वो। तो इससे जो एक्सपोर्टर यूपी में हैं उनको नुकसान होता है, वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। तो कल माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई तो उसमें ये तय किया गया कि अब जो भी यूपी में एक्सपोर्टर हैं धान के, चावल के, अगर वो पंजाब हरियाणा या किसी भी स्टेट से धान यहाँ लेकर आते हैं, चावल बनाते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ उन्होंने अगर टैक्स दे रखा है मंडी टैक्स, तो यूपी में उनको दोबारा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पे एक सैद्धांतिक निर्णय माननीय मंत्री जी ने दिया है, फिर यह भी कैबिनेट के लिए अप्रूवल में जाएगा, लेकिन ये एक कल बड़ा निर्णय था। उसी तरह जो बगीचे पुराने आम के लोगों ने लगा रखे हैं, अगर उनको पुराना पेड़ हटाकर और नया पेड़ लगाना है तो उसमें काफ़ी दिक्कत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस की तरफ से आती है, तो उसकी भी व्यवस्था को एक स्ट्रीमलाइन करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तीसरा एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ कल कि जो सीड प्रोक्योरमेंट का काम, सर्टिफाइड सीड प्रोक्योरमेंट का काम जो विभाग लगभग 100 करोड़ रुपए का एक साल में करता है, उसमें अब सीड को एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं उनके द्वारा जो सीड बनाया जा रहा है, केवीके पे कृषि विज्ञान केंद्रों पे जो सीड बन रहे हैं और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में सीड पैदा हो रहे हैं उनको वरीयता दी जाएगी वहाँ से सीड, सर्टिफाइड सीड लेने के लिए, जिससे कि ये 100 करोड़ रुपया जो सरकार सीड में इन्वेस्ट कर रही है उससे एफपीओ, केवीके और यूनिवर्सिटीज़ को इसमें बढ़ावा मिल सके। इस तरह के कई इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। सब्जी का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा पिछले साल बनारस के आसपास से हुआ था, तो कैसे इसको अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाए, इस तरह के मुद्दों पे निर्णय हुए हैं। ये एक प्रेस नोट बनाया गया जो आपके बीच में अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो खरीफ गोष्ठी से संबंधित थी। देवेश, आपको कोई बात कहनी है? मुझे 2-3 चीज़ें ऐड करनी है। जो एपीसी साहब ने बात कही है एफपीओ से लेने की, तो उसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि हम लोगों ने एक स्कीम थी केंद्र पोषित योजना, जिसको हम लोग दृष्टि योजना बोलते हैं। उसमें 120 संयंत्र, विधायन संयंत्र यानी सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोगों ने एफपीओज में लगवाई थी। तो वो सीड प्रोसेसिंग यूनिट में से 100 में से करीब 80 तैयार हो चुके हैं, बाकी भी अगले 1-2 महीने में तैयार हो रहे हैं। तो उनसे भी हम बीज निगम, उत्तर प्रदेश बीज निगम, उनसे जैसे एक तो उनसे भी प्रोसेस सीड भी खरीदेगा और बाकी एफपीओ से जो जिनके पास ये नहीं है उनसे वो अनप्रोसेस सीड खरीद करके अपने प्रोसेसिंग यूनिट में चलाएगा। तो इस तरह से हमारे 2 प्रकार के होंगे। वो 100 जो सीड प्रोसेसिंग यूनिट है इस तरह से वो और क्रियाशील हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। एक पीएम किसान योजना में मैं स्पष्ट कर दूं कि एक 9 तारीख तक जितने हो जाएंगे, हम प्रयास कर रहे हैं सबके सब हो जाए सत्यापन, भूलेख सत्यापन, क्योंकि राजस्व विभाग जुड़ा है। बीच में ये जो कम वर्षा की स्थिति आई है, बाढ़ भी आई है, उसकी वजह से कुछ बाधा भी आई है। वो प्रथम चरण में उनको बांट दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसका भूलेखांकन 9 को नहीं हुआ, वो भूलेखांकन का कार्य पूरे सितंबर 25 से 30 सितंबर चलेगा और सेकंड चरण में शेष को भी बांट दिया जाएगा, लेकिन जिससे कि कोई बचेगा नहीं। ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि जिसने 9 तारीख तक नहीं मिला उसको नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। एक और तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, और उससे जो है डेटा में जो भूलेखांकन जो हो रहा है उससे लॉन्ग टर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में भी जो हमारे एक बात चल रही है डिजिटल एग्रीकल्चर में, उसमें बहुत लाभ मिलेगा, जो फ्यूचर में हम एक योजना लाने वाले हैं केंद्र सरकार के साथ। बस ये 2 चीजें ऐड करनी थी। तोरिया के देने का, और जो 10,000 सोलर पंप था उसको बढ़ा करके 20,000 सोलर पंप कर रहे हैं। और तीसरा
प्रधानमंत्री कृषक बीमा के भीतर 22 लाख हमारे किसान जो है वो खरीफ फसल के भीतर उन्होंने बीमा अपना कराया है। इन तीनों योजनाओं का लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगले सप्ताह में किया जाएगा। उसकी हम लोगों ने तैयारी कर लिया है, हमने मिनिकेट की व्यवस्था कर लिया है और वहीं से ये अगले सप्ताह के हम भीतर इसको लॉन्च कर देंगे। अब पूछिए। एक दिन अलग से प्रेस करूंगा क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाएगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। हम जो खरीदारी की व्यवस्था कर रहे हैं, यदि आप मौका देंगे तो अगले मंगलवार या बुधवार को, मंगलवार को तो कैबिनेट होती है, हम आपके बीच में पूरा मिलेट्स के बारे में ही चर्चा करेंगे क्योंकि इतने सब्जेक्ट आ जाएंगे फिर वो हम चाहते हैं कि लोगों के बीच वो ठीक से पहुंचे। नहीं, जो अपात्र होंगे उनसे तो होगा ही। मैं बता दूं सर, हाँ, जैसे सबसे पहले जो इनकम टैक्स से जो आया था उनसे रिकवरी चल रही है। कुछ और भी अपात्र निकलेंगे, जैसे निकले भी है वेरिफिकेशन में, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों को मिल रहा है तो उसमें से एक से रिकवरी होगी और अगर कोई भूमिहीन निकलता है तो उससे भी रिकवरी होगी। बाकी लोग को कुछ डेथ केसेस निकल रहे हैं तो डेथ की डेट अगर जिस क्वार्टर में है उस तक मिलेगा और उसके बाद उन्हें रिपोर्ट करने की एक आध किस्त दी है तो बैंक वापस कर देगा। यही जो पेंशन होल्डर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सबसे उनको भी एक वो पात्र नहीं है और इस सीमा से वो बाहर है। और अगर किसी हमारे सरकारी कर्मचारी ने ले लिया है चुपचाप तो उनके खिलाफ हम डिपार्टमेंटल एक्शन करने में भी नहीं चुकेंगे। अगर उनके नाम से केस है लेकिन उन्होंने ले लिया तो उसके पास नहीं है। ये पहले ही जो बनी थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसी समय इसकी अर्हता तय हो गई थी। हम लोगों ने इस पर काम किया है। वो उस दिन जब आऊंगा मैं तो वो भी आपके सामने रखेंगे कि भाई फूल किस तरीके से बनता। हाँ, एपीसी साहब भी होंगे, हम सब लोग आएंगे। बायोमेट्रिक पॉलिसी इधर एक मिनट, हाँ आप बोलिए। दो लोग और बोलेंगे, आप बोलिए। एक मिनट प्लीज। हाँ, आपको देता हूँ मौका, आपको आप जो कह रहे हैं मैं आपको देता हूँ मौका, आप प्लीज बैठ जाइए। अभी आपको, हाँ बोलिए। लास्ट, इधर से लास्ट। क्या बोल रहे हैं? 10 जिले ऐसे हैं, ऐसा है ऐसा है कि सिर्फ एक जिला चित्रकूट ऐसा है आज की तारीख में जहां सामान्य यानी 100% बारिश हुई है, चित्रकूट। बाकी कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पिछले साल की तुलना में 100% हुआ है। 80% से 100% के बीच में 9 जिले हैं। तो ये मेजॉरिटी यानी कि लगभग 65 जिले ऐसे हैं जहां की बारिश की स्थिति बहुत कम है और करीब 45 जिले ऐसे हैं जहां की 50% 60% से भी कम बारिश है। पूरा स्टेट पे एवरेज जो है वो 55% के आसपास बारिश है और ऐसा पिछले 30 वर्षों में पहली बार देखने में आ रहा है जहां जून, जुलाई, अगस्त और अभी तक सितंबर का पहला हफ्ता तक कहीं भी सामान्य से अधिक वर्षा नहीं हुई। यानी हर महीने में डेफिसिट हो, ऐसा 30 वर्षों में पहली बार ये स्थिति बन रही है। इसमें ये भी स्पष्ट कर दूं मैं कि राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के रिपोर्ट प्राप्त करके और इसको हम लोग भारत सरकार को शीघ्र ही भेजने वाले हैं। जो हमारी वो स्थिति है उसको दे जिससे कि हमारे किसानों को कठिनाइयों का समाधान हो सके। मैंने बताया ना कि इस संदर्भ में हम लोग जो है वो रिपोर्ट मंगा रहे हैं और देखिए ओवरऑल बहुत अभी विकट ऐसी स्थिति नहीं है, फिर भी
हम लोगों ने पूरे सभी 75 जनपदों को ये निर्देश दिए हैं, जहां पर भी ये कठिनाइयां हो रही हैं उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट राजस्व विभाग और कृषि विभाग मिलकर के बना रहे हैं और उसको भारत सरकार को हम भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके के निर्देश दिए जिसका अभी APC साहब बैठेंगे और वो एक साथ। ये मैं बता रहा था सर कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात में इसकी समीक्षा की थी और उसके बाद आज सभी DM और कमिश्नर के साथ 12 बजे VC करके और उनको ये निर्देश दिया गया है कि 14 तारीख तक सूखे की स्थिति के बारे में जिले स्तर पे जो CRO होते हैं या ADM रेवेन्यू उनकी अध्यक्षता में एक समिति बना के उसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इनके ऑफिसर्स गन्ना इनके ऑफिसर्स को रखते हुए और एक सर्वे रिपोर्ट 14 तक भेजेंगे कहाँ कितना प्रभाव हो रहा है सूखे का। और ये मैं आपको बता दूं कि खरीफ में प्रदेश में कुल लगभग 90 लाख हेक्टेयर रकबे में बुआई की गई है और उसमें धान 59 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई की गई है। हाँ सही है, ऐसी सूचनाएं कई जिले से आई हैं कि फसल खास करके जो डायरेक्ट सीडिंग धान वगैरह की गई थी उनको किसानों ने वापस खेत में उसको पलटा दिया है, जोत दिया है और ये सभी लोग उस श्रेणी में आएंगे जिनको सहायता मिलेगी सूखे की वजह से जो मिलनी चाहिए। और ये 14 तारीख की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस पे पूरा विचार विमर्श करने के बाद 15, 16, 17 के आसपास में इसके ऊपर पूरा अपना निर्णय लेगी। नहीं, ये कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो लैंड रेवेन्यू है, सिंचाई तो नहीं ली जाती, लैंड रेवेन्यू या बिजली के जो बकाये बिल हैं ट्यूबवेल वगैरह के, उसकी रिकवरी अभी रोकी गई है और कोई डिस्कनेक्शन इस आधार पे नहीं होगा। ये निर्देश सभी DM और कमिश्नर को दिए गए हैं। ठीक है, इस मुद्दे पे कल चर्चा नहीं हुई थी, हम लोग ये गन्ना विभाग को बताएंगे। पायलट पे ही है, बट इसमें मैं बता दूं कि 3 तरह से ड्रोन को बता रहे 3 तरह से ड्रोन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर्वप्रथम प्रदेश में 32 ड्रोन हमारे ICR इंस्टीट्यूशंस 10 KVK और 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को उसका पैसा रिलीज कर दिया है। ICR ने हमें मिल गया और ये सब विभाग को वहां चला गया, वो ड्रोन खरीदेंगे और फिर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रयोग में लाएंगे। दूसरा जो है, हाँ, नरेंद्र ने खरीद लिया। दूसरा एक सिस्टम है FPO, कृषि उत्पादन जो संगठन है, उनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 75% ड्रोन, हम लोगों ने 190 ड्रोन FPOs को देने का प्रस्ताव भारत सरकार भेजा है। जैसी वो धनराशि प्राप्त होगी तो हम उनसे करवाएंगे। एक ठोस हमें 5 करोड़ के ऊपर मिल चुका है। अब इसमें एक जो मुख्य इशू होता है कि जो ट्रेनिंग करानी होती है पायलट लाइसेंस की, उसके और संस्थाएं आ रही है। अभी वो एक केवल फुर्सतगंज में जो एकेडमी है यहाँ UP में वही करा रही है, बाकी कुछ चेन्नई में है। वो ट्रेनिंग जब वो हो जाएगा तो ये ड्रोन जब तक रेडी हो जाएंगे और तब तक फिर डेमोन्स्ट्रेशन तेजी से शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो योजना है जो बाद में आएगी, वो व्यक्तिगत लेवल पे भी हम जैसे मशीनरी देते हैं, जैसे हम ट्रैक्टर देते हैं या कंबाइन देते हैं,
तो वैसे भी हम व्यक्तिगत युवाओं को या लोगों को जो उद्यमी होंगे, कृषक होंगे, उनको 50% अनुदान पे हम ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। वो 3rd लेवल पे आएगी इसकी। देखिए, मुख्य तरह से जो हम एग्रीकल्चर में ड्रोन दे रहे हैं, उसका मुख्य काम इफेक्टिव पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स को डालना होगा सबसे पहले। वही मेन है, क्योंकि उससे वो और सर्वेलेंस कि अगर हमें कोई क्रॉप में नुकसान हो रहा है तो फिजिकल सर्वेलेंस के बजाय अगर वो ऊपर से देगा, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का ड्रोन होगा, उसमें कैमरा होगा। और जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने वाला, उसमें एक टंकी होती है 10 से 20 लीटर की, उससे वो तेजी से स्प्रे कर सकेंगे। ये 2 मुख्य वो होंगे कृषि। ड्रोन चलाने के लिए डीजीसीए की परमिशन लेना पड़ेगी उसके लिए, तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, उनको लाइसेंस वो इशू करेंगे, परमिशन मिलेगा। नहीं, इसके लिए गाइडलाइंस आ गई है। इसमें जैसे बताया ना, ड्रोन चलाने का लाइसेंस एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लेना होता है, उसके ऑथराइज एजेंसीज हैं। यूपी में एक फुर्सतगंज में जो हमारी एकेडमी है, उड़ान एकेडमी, वो एक है, बाकी और जगह भी है। वहां से जब जाके वो ट्रेनिंग कर लेंगे तो वो ऑथराइज हो जाएंगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ड्रोन चलाने में। मैंने कहा कि इसके संदर्भ में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा, ये पहले ही बता दिया। हाँ, घबराइए नहीं, 3-4 दिन के बाद सब चीज़ों को हम यदि चनाचूर प्रोग्राम बनाएंगे तो जो चीज़ें चाहते हैं पहुँच नहीं पाएंगे लोगों तक। आगे हम जो है आपकी इस विषय को भी रखेंगे। हाँ, मैं बहुत जल्दी एक हफ्ते के भीतर जो है मैं करूँगा प्रेस। हाँ, हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। देखिए, हमारे सभी विश्वविद्यालयों ने इस साल मिलेट्स कुछ न कुछ लगाए, कृषि विज्ञान केंद्र भी लगा रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर फार्मों पर भी लगाया गया है और हम इस शीट की तैयारी कर रहे हैं जो अगले वर्ष किसानों को दे सकेंगे। हमारे बहुत सारे किसान बुंदेलखंड के हैं जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं परंपरागत ढंग से, उनको भी हम लोगों ने संपर्क में लिया है। लेकिन इस पर विस्तृत जो है, जो हमारी कार्य योजना है, वो आपके सामने एक हफ्ते के भीतर रखेंगे।